नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सार्क के बाद भारत अब बिम्स्टेक के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करने की पहल कर सकता है। अगले महीने गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। खबर यह है कि भारत इसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है। भारत ने बिम्स्टेक के कई सदस्य सार्क के भी सदस्य हैं। गोवा में होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में सार्क की बजाय बिम्स्टेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को न्योता भेजा है। भारत की कोशिश है कि आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। इससे पहले अगले महीने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान इनकार कर चुके हैं। तो पाकिस्तान एक के बाद एक पड़ोसियों से अलग थलग हो रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं। उरी हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी ही है। कल भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया, तो वहीं आज बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। ऐसे में नवाज शरीफ अपनी नीतियों से खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के बढ़ते दखल और आतंकवाद के विरोध में सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया। बांग्लादेश की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, उसकी डिटेल्स हम आपको देते हैं और साथ ही अब और कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में आप देखिए। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ते दखल की वजह से इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसका मानना है कि ये सहयोग सौहार्दपूर्ण माहौल में ही आगे बढ़ सकता है। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थ है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त सईद मुज्जिम ने कहा है कि उरी हमले के बाद सार्क सम्मेलन के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान has interfered in terms of our judicial decisions as well as the executive orders, those relating to the trial of war criminals. And Pakistani envoy was regularly called to our ministry and we had expressed that they should not meddle, but they have continued to meddle. And Bangladesh also believes that Pakistan has continued to assist and aid the homegrown terrorists who from time to time create problems. तो अफगानिस्तान ने सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान पर थोपे गए आतंकवाद की वजह से हिंसा और युद्ध में इजाफे के कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और आतंक की फैक्ट्री के खिलाफ भारत की मुहिम एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रही है। नकवी जी, पाकिस्तान का हुक्का पानी, दाना पानी सब बंद करने की मुहिम पूरा विश्व चला है। भारत इसमें सफल होगा, आपको लग रहा है? भारत सफल हो रहा है। भारत जो है वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो विश्वव्यापी जंग है उसमें बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और जो आतंकवाद और आतंकवादियों के आका हैं वो हताश और निराश हैं। इस बात को आसानी से देखा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। उनके बहके हुए बयानों को सुन करके देखा समझा भी जा सकता है। विशेष दर्जा खत्म करने की एक तरह से मुहिम पूरे देश चला रहा है। प्रधानमंत्री ने बैठक ली और उस पर जल्द फैसला हुआ, कल बैठक भी है। खत्म करना चाहिए क्योंकि उससे रिश्ता रखने की क्या जरूरत है? देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। देश का सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ किसी तरह की नरमी नहीं, इसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं। और इसलिए सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के सम्मान स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आपको बताते हैं कि भूटान की तरफ से क्या कहा गया है। भूटान की शाही सरकार के लिए इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है और ये नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए बड़ी चुनौती है। भूटान भी सार्क के कुछ सदस्य देशों की उन चिंताओं को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में भूटान की शाही सरकार उन देशों के रुख के साथ है कि मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान में होने वाली सार्क समिट में भारत के नहीं जाने के फैसले को कांग्रेस ने सही ठहराया। हालांकि कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि सार्क के बहिष्कार का पाकिस्तान पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा।
सार्क के मामले में पहले भी सार्क का कुछ दिनों से लोगों ने महत्व कम कर दिया है। नेपाल में सार्क की बैठक हुई थी, उसमें बहुत से लोग नहीं गए थे। यहाँ बैठक हुई, उसमें बहुत से लोग नहीं आए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे बहुत कोई ऐसा दबाव पड़ेगा सार्क का बहिष्कार करने से। लेकिन सरकार ने ये कदम अगर उठाया है तो हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बार नहीं कई बार कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग करने पे और पाकिस्तान में इस तरह की घटनाओं को दोबारा न करने पर, दबाव बनाने पर हम सरकार के समर्थन करेंगे। तो इस्लामाबाद में अब सार्क देशों के झंडे नहीं लहराएंगे। आपको हम कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। भारत के सार्क समिट के बहिष्कार के फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फजीहत होगी। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वजह बताया, यानी कि एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर सुर्खियों में रहेगा। बड़े आयोजकों को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से खराब है और ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इस्लामाबाद में अब सार्क देशों के झंडे नहीं लहराएंगे। पाकिस्तान को अब किसी देश की मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया और भारत के इनकार के साथ ही बाकी 3 देशों ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। यानी कि अब पाकिस्तान को अलग थलग करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के सार्क चक्रव्यूह में पाकिस्तान गिरता जा रहा है। हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें। यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। यूएन के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो पाकिस्तान को अलग थलग करने का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत हो गई है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क समिट का बॉयकॉट करेंगे। भारत बॉयकॉट करेगा तो कुछ और देश भी भारत के साथ इस्लामाबाद सार्क समिट को कूटनीतिक नमस्ते कह सकते हैं। जाहिर है कि ऐसा कदम है जिसमें न गोली चली है न बम, लेकिन डिप्लोमेसी के पिच पर पाकिस्तान हाफ जाएगा। सार्क सम्मेलन से भारत के बॉयकॉट करने का मतलब है कि अब इस्लामाबाद में समिट नहीं होगी, क्योंकि सार्क के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी देश समिट का बॉयकॉट कर दे तो समिट टल जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। India has conveyed to the current SAARC chair Nepal that increasing cross-border terrorist attacks in the region and growing interference in the internal affairs of member states by one country have created an environment that is not conducive to the successful holding of the 19th SAARC summit in Islamabad in November 2016. भारत के अलावा इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार करने के लिए जो 3 देश और भारत के साथ कदम बढ़ाने को तैयार हैं, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। उरी हमले के बाद सबसे पहले भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने ही मीडिया से बातचीत में इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार का सुझाव दिया था। In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. We also understand that some other SAARC member states have also conveyed their reservation about attending the Islamabad summit in November 2016. सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को वजह बताया है। India remains steadfast in its commitment to regional cooperation, connectivity and contacts, but believes that these can only go forward in an atmosphere free of terror. भारत के फैसले से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर सार्क के बाकी देश भी भारत के फैसले का समर्थन करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। यही वजह है कि परेशान पाकिस्तान ने भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। भारत का सार्क समिट में शामिल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान शांति और रीजनल कोऑपरेशन के लिए कमिटेड है। वो इस रीजन के लोगों के हित में काम करता रहेगा। अभी सरकारी तौर पर हमें नहीं बताया गया,
जब आएगा फिर हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सार्क जो है एक अच्छा फोरम है और इलाकाई ताउन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खित्ते में अगर कशीदगी भी हो उसको भी कम करने के लिए किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इस्लामाबाद सार्क में हिस्सा न लेने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश है। पठानकोट हमले के बाद भी गृह मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह पाकिस्तान गए थे, जहां उनके साथ पाकिस्तान ने बेहद खराब बर्ताव किया था। इसके विरोध में वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया था, लेकिन उरी हमले के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। इस्लामाबाद सार्क समिट के बॉयकॉट के भारत के फैसले के बाद विपक्ष सरकार को और सजग रहने की नसीहत दे रहा है। पूरे सार्क मेंबर्स को इस बात के लिए तैयार करिए कि इस्लामाबाद का वेन्यू बदला जाए। सार्क नहीं खत्म करना, सार्क एक इम्पोर्टेंट फोरम है, लेकिन इस्लामाबाद जो में नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह वेन्यू शिफ्ट किया जाए। ये उन्हें दबाव बनाना चाहिए। अगर उसमें भारत सफल होता तब मैं मानूं कि सरकार ने कुछ किया। इस्लामाबाद सार्क समिट में भारत का हिस्सा न लेना पाकिस्तान की कूटनीतिक बेइज्जती है। क्षेत्रीय देशों के बीच पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की पहली बड़ी कोशिश है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।